बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म कीवर्ड के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूँ। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस AMU के PYQ सीरीज़ को, और हम 9th एंट्रेंस में 15 साल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, PYQ AMU 9th एंट्रेंस फ्रॉम 2010 टू 2015, 2010 ऑनवर्ड से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2025 से 2010 की तरफ चलेंगे, या टॉपिक वाइज चलेंगे कि अगर एक टॉपिक पर इन 15 सालों में जितने सवाल आए हैं पहले हम उसको 1 बाय 1 देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो कुल मिलाकर इस 15 साल के क्वेश्चंस में चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस करने पर एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज केमिस्ट्री का क्लास 8 का एक चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए 2023-24 में पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन 2020 और 21 में भी आया है। द बर्निंग ऑफ LPG इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और 2020-21 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका लैंग्वेज था बर्निंग ऑफ LPG इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी दोनों क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि LPG क्या बर्निंग किस टाइप का कंबशन है। एक तो कंबशन रिएक्शन है। अब इसमें ऑप्शन को अगर मैं डील करूं तो पहला ऑप्शन है रैपिड कंबशन। यहां भी रैपिड है। कंबशन का अगर आप NCERT बुक के अंदर टाइप देखें तो 3 टाइप बताया है। एक है रैपिड कंबशन, जिसको फास्ट कंबशन भी कहते हैं, क्विक कंबशन भी कहते हैं। पहले जानिए कंबशन क्या है। कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में वो बर्न होता है, जलता है। इसीलिए कंबशन रिएक्शन को बर्निंग रिएक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद हीट रिलीज होती है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। साथ में जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो कंबशन को अगर हम खाली डील करें, कंबशन को अगर मैं सिर्फ डील करूं तो कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जिसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होते हैं, इसीलिए इसको बर्निंग रिएक्शन भी कहते हैं। और इस बर्निंग रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होती है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेचर वाइज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको एक्सो कहते हैं, जबकि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो उसको एंडोथर्मिक कहेंगे। तो यहां हीट रिलीज हुआ है इसलिए इसको एक्सो बोला है। साथ में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कंबशन के बारे में पहले ये 4 पॉइंट तो आप जहन में रखें। केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शन भी कहते हैं, हीट निकलने की वजह से एक्सोथर्मिक कहते हैं, ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ है इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाता है। अब ऑक्सीजन आकर ऐड होगा, उसके स्पीड को अगर हम लोग देखें तो अगर बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ है तो उसको कहते हैं रैपिड या फास्ट, फास्ट क्विक कंबशन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है जरा समझने की बात कोशिश कीजिए कि रैपिड कंबशन में आपको इरादतन कोई हीट देनी होगी कंबस्टिबल सब्सटेंस में। यानी कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसको हम फ्यूल कह रहे हैं, इस फ्यूल को हमको एक्सटर्नल सोर्स से हीट देनी होगी, हीट हमको प्रोवाइड करना होगा, तब ये ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न होगा, तब ये बर्निंग रिएक्शन में जाएगा। और अगर फ्यूल के अंदर कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड। तो खैर फ्यूल का ऑक्सीजन गैस से जो कंबशन होगा वो हीट के प्रेजेंस में होगा।
ये हीट हम लोग एपरेंट हीट कहेंगे। एपरेंट कॉज किया जाएगा एक्सटर्नल सोर्स के जरिए और तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ही हम, मान लीजिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, फ्यूल है, इसको हम बॉन्ड कराना चाह रहे हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, लेकिन अभी ये बॉन्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग रिएक्शन के लिए कंडीशन होता है इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टिबल सब्सटेंस भी होंगे, ऑक्सीजन भी होंगे, मगर ये बॉन्ड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर अभी बॉन्डिंग रिएक्शन के लायक नहीं हुआ है। तो जिस टेम्परेचर पर बॉन्डिंग रिएक्शन या कंबशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस उस तरह का अगर आया तो। फिलहाल आप समझिए कंबशन के लिए शर्तें होती हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना, ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है उसका होना, और उसके बाद वो ऑक्सीजन आकर इसके साथ कंबाइन करेगा तो इसके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कंबाइन करेगा। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर, जो फ्यूल का होता है। तो फ्यूल के पास अभी उतना टेम्परेचर नहीं है कि ऑक्सीजन गैस के साथ ये कंबाइन कर सके, तो हमें पहले इसको हीट देना होगा। अब इसके लिए हम मान लीजिए इसको कोई गैस बर्नर के पास ले जाए और वहां से ये हीट ले। इस हीट के प्रेजेंस में जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो आकर इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। वही मैंने बताया। तो आपको एपरेंट कॉज करना होगा, जो दिखेगा, प्रतीत होगा, उसे हम एपरेंट कॉज कहेंगे। यानी आप एक्सटर्नल सोर्स माने, आप एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट के प्रेजेंस में इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसका टेम्परेचर इग्निशन तक पहुंच रहा है, ऑक्सीजन फौरन इसके साथ रिएक्शन करके बॉर्न हो रहा है, बॉर्निंग रिएक्शन, ये बॉर्न हो जा रहा है। तो इसे हम लोग रैपिड कंबशन कहेंगे। अब एक शर्त यहाँ पे आया जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आपने शुरू में हीट दिया और आपने कंबशन के लिए कहा है एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होता है और यहाँ तो हम हीट ऐड कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, आप जितनी हीट इसको दे रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर पहुंचाने में, उससे कहीं ज़्यादा हीट बर्निंग के बाद रिलीज होती है। मैं मिसाल के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये हीट जो हमने प्रोवाइड की है मिसाल के तौर पर 20 किलो जूल है, मिसाल के तौर पर 20 किलो जूल आपने किसी फ्यूल को प्रोवाइड की ताकि इस फ्यूल का टेम्परेचर राइज कर जाए और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जब बॉन्ड हो रहा है तो साथ में वो हीट रिलीज कर रहा है, और इस हीट की वैल्यू मान लेते हैं 50,000 किलो जूल। तो आप देखें 20 किलो जूल हीट लेकर 50,000 किलो जूल प्रोवाइड कर रहा है, तो ओवरऑल 49,980 किलो जूल एक्स्ट्रा आपको मिल गया। अगर मैं इस 20 किलो जूल को माइनस कर दूं तो आपको हीट रिक्वायर्ड कम होगा, रिलीज ज्यादा होगा, इसलिए कहेंगे ओवरऑल हीट रिलीज हुआ है, एक्सोथर्मिक है। तो खैर रैपिड के लिए ये शर्त है कि आपको एपरेंट कॉज देना होगा, तभी ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करेगा। तो जितने भी, जैसे कि एलपीजी दिया हुआ था, मैं कहूँ इसके एग्जाम्पल में एलपीजी आएगा, सारे पेट्रोल का जलना, केरोसिन ऑयल का जलना, एलपीजी का जलना, पेपर यानी कागज का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब रैपिड कंबशन के अंदर आएंगे। दीज आर रैपिड कंबशन, सब कुछ। मैं एक सही एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, बर्निंग ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब एग्जाम्पल होंगे रैपिड कंबशन के। अब जवाब तो खैर हमें मिल गया, एलपीजी का बर्निंग कैसा एग्जाम्पल है, तो रैपिड फास्ट क्विक कंबशन का एग्जाम्पल है। अब जो बाकी एग्जाम्पल है उसको देखें तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से रैपिड के बाद जो दूसरा कंबशन दिया है वो दिया है स्पॉन्टेनियस। अच्छा, यहाँ स्पॉन्टेनियस नहीं दिया है, स्लो दे दिया। चलो यहाँ स्लो दिया। पहले मैं स्पॉन्टेनियस को डिस्कस करूँ। नाम से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस का मतलब
खुद ब खुद इसमें आग लगेगी। ये फ्यूल यहां रखे हुए हैं और ये खुद बॉन्ड कर जाएंगे अपने आप, लेकिन अपने आप एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता है, ये भी अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये अपने आसपास से हीट को लेगा। हो सकता है कुछ वक्त लगे इस हीट को एब्जॉर्ब करने में। तो यहां पर कहते हैं कि जो ये फ्यूल है, चूंकि हमने इरादतन इसको जलाया नहीं, एक्सीडेंटल खुद ब खुद इसमें आग लगी, और वो आग लगी होगी या तो पहले से इन फ्यूलों का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास हो, या रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही इनमें आग लग रहा हो, या फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये आसपास से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और बॉन्डिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस। शर्त क्या है? रैपिड और स्पॉन्टेनियस में जो मात्र अंतर आपको दिखेगा वो दिखेगा कि इस फ्यूल के अंदर आपको विदाउट अप्लाइंग एपरेंट कॉज, यानी एक्सटर्नल हीट हम इरादतन नहीं ले जा रहे हैं, हम किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को गैस बर्नर के पास या जलते हुए मैच स्टिक के पास नहीं ले जा रहे हैं, ये आसपास का अपने आप ऑटोमेटिक स्लोली धीरे 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 हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर राइज करेगा और ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बॉन्ड कर जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि आपने जो एपरेंट कॉज है वो अप्लाई नहीं किया और उसमें आग लग गई। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्पॉन्टेनियस सबसे पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल इसका है आपके एनसीईआरटी बुक में वो दिया हुआ है बर्निंग ऑफ फास्फोरस। बर्निंग ऑफ फास्फोरस, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फास्फोरस। अच्छा, इनमें खुद ब खुद आग इसलिए लग जाती है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर अगर तुम जानो इसका इग्निशन टेम्परेचर लगभग नियरली रूम टेम्परेचर के आसपास होता है 30 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही ये एयर के प्रेजेंस में आता है इसमें आग लग जाती है, इसीलिए इसको पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको पानी के अंदर रखना पड़ता है। फास्फोरस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा इसमें आग लग जाएगी और खुद ब खुद लगेगी, इसीलिए फास्फोरस का जलना स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके अलावा और भी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, जैसे मैं बता देता हूं आपको। कोल डस्ट, कोल माइन में, कोयले के खादान में आग लग जाती है, या जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर। तो ये सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद इसमें आग लग रही है। और वैसे मैं स्पॉन्टेनियस को एनसीईआरटी बुक के हिसाब से स्लो नहीं है, स्पॉन्टेनियस को आगे चल के दो हिस्सों में डिस्कस करता हूं। कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं जो स्लो होते हैं, अब कुछ है नॉन स्पॉन्टेनियस, वो भी स्लो होते हैं। तो कुछ स्पॉन्टेनियस जो स्लो है उसमें एक आता है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन। हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं अपने जिस्म के अंदर, देखिए ऑक्सीजन आया और वो फूड जो हम खा रहे हैं उस फूड के साथ जाकर वो रिएक्शन करता है। एंजाइम की वहां मतलब कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन चलिए उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन फूड पर अटैक करता है और इस फूड को ब्रेक डाउन करता है। इसको आप डाइजेशन भी कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, जिससे आपको हीट मिलती है एटीपी की शक्ल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वहां जो हीट आता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है और इंसान सारे मैकेनिज्म उसी हीट का इस्तेमाल करके करता है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि डाइजेशन या रिस्पायरेशन भी स्पॉन्टेनियस है, बट स्पॉन्टेनियस में स्लो रिएक्शन है, जबकि ये फास्फोरस का जलना फास्ट रिएक्शन है। जैसे ही थोड़ी सी हीट दीजिएगा आप 30 डिग्री के आसपास आवेगा, तुरंत आग लग जाएगा। या गर्मी के दिनों में जब आसपास का एटमॉस्फेयर 40-45 डिग्री सेल्सियस होता है तो फास्फोरस को हीट देने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप पानी से बाहर निकालिएगा फास्फोरस में आग लग जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी 40-45 डिग्री सेल्सियस हो चुका है हमारे एटमॉस्फेयर का। गर्मी के दिनों की बात कर रहा हूं।
आइए दूसरा सोलो रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा बट सोलो रिएक्शन होगा, वो है कोयले का जलना। मैं कोल डस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कोल माइन में कोयले को हम इरादतन जलाना चाह रहे हैं तो हमको एपरेंट हीट देना पड़ेगा, लेकिन फौरन रिएक्शन नहीं होगा। एपरेंट हीट देते ही जैसे पेट्रोल में आग लगता है या पत्ते सूखे हुए कागज में आग लगता है, डीजल में आग लगता है, हाइड्रोजन गैस में आग लगती है, वैसे कोयले में आग नहीं लगती एपरेंट कॉज देने के बावजूद। तो इसीलिए हम उसको कोयले को स्लो कंबशन कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस स्लो रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस बट स्लो रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव क्या है? तो इस रिएक्शन में आपको एक्सटर्नल प्रेशर देना होगा, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस को पहले हम प्रेशर देंगे। और प्रेशर देने के लिए आप उसको हिट कीजिए, किसी चीज से स्ट्राइक कराइए, आसपास चीजों से दबाइए, यानी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कंबस्टिबल सब्सटेंस पर। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तब जाकर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और साउंड के साथ हीट और लाइट निकलेगा। तो साउंड वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, उस साउंड की वजह से हम कहेंगे एक्सप्लोजन। और साउंड भी नॉइस की कैटेगरी में आएगा, नॉइस की कैटेगरी में आएगा, अच्छा खासे डेसिबल के साउंड रिलीज होंगे। तो हम एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल जानते हैं, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स वगैरह जो होते हैं वो एक्सप्लोजन की कैटेगरी में आएंगे। तो चलिए खैर, मैंने सारे ऑप्शंस को डील कर लिया। मेन जो सवाल था वो सिर्फ एलपीजी का जलना था, और एलपीजी का जलना आप कह सकते हैं रैपिड कंबशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन वही है जो मैंने डिस्कस कर लिया अभी। द बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन, फास्ट कंबशन। एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये दोनों ऑप्शन सेम है। रैपिड कंबशन ही बेसिकली फास्ट कंबशन कहलाता है भाई, ये दोनों तो होंगे नहीं। स्पॉन्टेनियस, हाँ स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस में फास्ट कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन स्पॉन्टेनियस को आपके एनसीईआरटी बुक ने क्लासीफाई नहीं किया है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूं। वरना स्पॉन्टेनियस स्लो, स्पॉन्टेनियस फास्ट अगर दो दिया रहे तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस फास्ट कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए फास्फोरस के बारे में थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं जब यहां पर आए हैं। तो फास्फोरस एक नॉन मेटल है और सॉलिड नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 ग्रुप में है, और मास 31 होता है। मास को ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। सॉलिड होता है। अब देखो ये दो रूप में पाया जाता है, एक होता है व्हाइट फास्फोरस जो हाईली रिएक्टिव होता है, और एक दूसरा इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस के मुकाबले रेड फास्फोरस थोड़ा कम रिएक्टिव है, और इसकी पहचान जो है, या ये बात आपको समझ में आएगी इग्निशन टेम्परेचर से। अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर को मैं शॉर्टकट में आईजी टेम्परेचर लिख देता हूँ, ये है इग्निशन टेम्परेचर। देखो व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाएगा अगर आसपास का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर है। इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, जलता है। तो व्हाइट फास्फोरस को जलाने के लिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सिर्फ 30 रखना है, 30 डिग्री या उसके ऊपर टेम्परेचर पर इसमें आग लग जाएगी, इसलिए बड़ा रिएक्टिव है। जबकि इसका जो दूसरा रूप है रेड फास्फोरस, देखिए इसको जलाना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो 260 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो 250 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ इसको हम लोग हीट देंगे, एटमॉस्फेयर में रेड फास्फोरस रखा रहेगा, आग नहीं लगेगी, इसको आसपास से हम हीट प्रोवाइड करेंगे या ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर टेम्परेचर 260 या उससे ज़्यादा है, तब इसमें आग लगेगी, इसलिए कम रिएक्टिव कहलाता है, कम रिएक्टिव। अब सुनिए, ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी, यहाँ पर बताया तो नहीं है इसने कि ये व्हाइट फास्फोरस है कि रेड फास्फोरस है। जब तक ना बोले फास्फोरस को आप व्हाइट फास्फोरस मानकर बनाएंगे,
मानकर बनाएंगे, यानी व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा 30 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर टेम्परेचर में इसमें आग लग जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये दो रूप हैं, ये जानिए आप। एक और बात यहीं पे सिखाते हैं आपको, व्हाइट फास्फोरस नेचर वाइज पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस होता है, जबकि ये नॉन पॉइजनस है। इसीलिए जो मैच स्टिक की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो शुरुआती दौर में व्हाइट फास्फोरस मैच स्टिक पर जो ब्लैक ऐसा आप देखते हैं मिक्सचर, जिसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट के साथ व्हाइट फास्फोरस भी रखा गया था, लेकिन चूंकि वो पॉइजनस नेचर का होता है तो बाद में व्हाइट फास्फोरस निकाल दिया गया। सिर्फ दो ही चीजों का, आज का जो मॉडर्न मैच स्टिक है उसके स्टिक में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट है, और जो सरफेस आप देखेंगे सरफेस उस पर रेड फास्फोरस रखा गया है। इसीलिए जब मैच स्टिक को सरफेस पर रब करते हैं, रब करने से एक फ्रिक्शन पैदा होता है, तो उस फ्रिक्शन में सबसे पहले रेड फास्फोरस टर्न होता है व्हाइट फास्फोरस में, और व्हाइट फास्फोरस जाकर रिएक्शन करता है। तो वो मैच स्टिक वाले सवाल पर जब आएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पहले वाले सवाल को डिस्कस करते वक्त ही दे दिया था, बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ, आप जानिए, स्पॉन्टेनियस कंबशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। On igniting a cracker, a sudden reaction with evolution of heat, light and sound भी निकल रहा है, क्रैकर को किया गया है, एंड गैसेस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। फायर क्रैकर वगैरह में साउंड के साथ हीट, लाइट, कुछ गैसेस रिलीज होते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं। कंबशन तो कहेंगे ही कहेंगे, बट कंबशन का टाइप है एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन, इन्फ्लेमेशन नहीं, ये सब नहीं है, एक्सप्लोजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको भी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस कर लिया था पहले वाले सवाल पर। आगे आते हैं, देखिए फिर दो सवाल पूछा गया है 23-24 में, 17-18 में सेम सवाल है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, वो मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, तकरीबन दोनों का स्टेटमेंट सेम है। तो क्या कह रहा है कि वो टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे छोटा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस में आग लगता है। अच्छा ये किसी सब्सटेंस का मतलब है फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस, आग जिसमें लगता है उसको हम लोग कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। रिएक्शन का नाम है कंबशन, तो कंबशन का मतलब होता है जलना, बर्निंग, जिसमें आग पकड़ ले, कैचेस फायर, इसी को बर्निंग कहते हैं। तो सब्सटेंस का नाम हुआ फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस, और टेम्परेचर का नाम हुआ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर फ्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू करता है। चलिए बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा थोड़ा डील करें, हालांकि वो आपके टॉपिक का तो नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्चुअली कहते हैं, टेम्परेचर का आपने 3 यूनिट पढ़ा होगा। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, ये यूनिट में बता देता हूं इधर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के भैया 3 यूनिट होते हैं, या तो उसको डिग्री सेल्सियस में आप मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, या एसआई यूनिट है केल्विन। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं जब व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन स्केल। जो एसआई यूनिट है उसमें मेजर कीजिएगा, केल्विन स्केल पर जो रीडिंग आएगी उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे, जबकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सिर्फ टेम्परेचर कहा जाता है, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं आता। इसी में एक चीज और बोली जाती है, एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो
या जीरो के साथ टेम्परेचर या 0 पॉइंट, एक्चुअली इसको कहते हैं जब आपके टेम्परेचर की वैल्यू जीरो हो और एब्सोल्यूट बोला गया है तो यूनिट केल्विन हो। 0 केल्विन टेम्परेचर को ही 0 पॉइंट या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा केल्विन में मेजर किया जाने वाला टेम्परेचर। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिलेशन आपको बता देता हूं, आगे की क्लासों में आसानी रहेगी। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट निकालना है तो सीधा सा रिलेशन याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसको मैं एक स्टेटमेंट पर बोलता हूँ और वो स्टेटमेंट याद करने के लिए मैं बताता हूँ। इसको मिलाकर एक नाम देता हूँ जिसका नाम है नैन्सी। नैन्सी के 5 भाई 32 जोड़े फ़ारेनहाइट। यही स्टेटमेंट याद रहेगा, रिलेशन याद हो गया। नैन्सी, हालांकि 9 और सी है, सी स्टैंड फॉर सेल्सियस, 9 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 9, मगर हमने मिलाकर इसको एक नाम दे दिया लड़की का, नैन्सी। नैन्सी के 5 भाई नीचे आएंगे डिवाइड करने के लिए, प्लस 32, यानी नैन्सी के 5 भाई 32 जोड़ो फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको सेल्सियस दिया है, सेल्सियस को यहाँ रखिए, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। दूसरी बात, केल्विन निकालना आसान है। केल्विन के लिए फॉर्मूला ये है, डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ दीजिएगा, 273। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता है, आप उसमें 273 जोड़ दीजिए, केल्विन स्केल पर रीडिंग आ जाएगी। ये तो चलिए इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये थोड़ा सा आपके लेवल का है नहीं, ऊपर की चीजें हैं, मैं बता देता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है या आप समझ लीजिए। अगर ये बातचीत लिक्विड के लिए हो रही है, अक्सर लिक्विड के लिए ही होती है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर ये गैस बन जाएगा, चाहे आप प्रेशर में कितना भी चेंजेस करें। मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर ये लिक्विड रहेगा, यानी आप प्रेशर में जितना भी चेंजेस करना चाह रहे कर ले, यानी ये मैक्सिमम या हाईएस्ट टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर उस लिक्विड का जिस पर ये लिक्विड बना रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ लिक्विड at which liquid remain in liquid state, यानी इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके ठीक ऊपर, इसी क्रिटिकल टेम्परेचर के ठीक ऊपर इसको कभी हम लिक्विड बना ही नहीं सकते, ये हमेशा गैस में रहेगा। यानी लिक्विड स्टेट में रहने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है, इररेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ प्रेशर, प्रेशर को आप छोड़ दीजिए, कितना भी चेंज करना है कर लीजिए, ये लिक्विड रहेगा। लेकिन इसके ऊपर आप प्रेशर में कितना भी चेंज कर ले, कभी लिक्विड बन ही नहीं सकता, वो हमेशा गैस के फॉर्म में पाया जाएगा, वो लिक्विड हमेशा गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा एबव क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मैंने पहले कहा ये आपके लेवल की चीज नहीं है, थोड़ी ऊपर की बातचीत थी। सुपर टेम्परेचर मेरे ख्याल से ये कोई टर्म नहीं है, सुपर टेम्परेचर जैसी कोई चीज पाई नहीं जाती है, इसको कहना चाहिए सुपर हीटिंग। एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग, अच्छा ये लगभग इसका उल्टा, मतलब आप किसी लिक्विड को हीट कीजिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट तक आप हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट पर ये गैस बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सुपर हीटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कीजिए, लेकिन वो बॉयल नहीं हो, यानी एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाते चले जाइए, प्रेशर बढ़ाते चले जाइए और इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करना है, लेकिन लिक्विड ही रहे, वो बॉयल ना हो, उसको सुपर हीटिंग कहते हैं। बाकी इग्निशन टेम्परेचर तो मैंने बता ही दिया। तो मेन आपके कोर्स में इग्निशन टेम्परेचर सिर्फ है, बाकी टेम्परेचर मैंने ऐसे ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सब्सटेंसेस विथ हाई इग्निशन टेम्परेचर विल, अच्छा जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उसको बहुत वक्त लगेगा रिएक्शन करने में, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पर ऑक्सीजन आएगा, आकर रिएक्शन करेगा। तो अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेट में रिएक्शन होगा। कैचेस फायर इजिली, नहीं भाई इजिली तो नहीं कर सकता। नॉट कैचेस फायर इजिली सही बात है। एक्सप्लोड बिल्कुल नहीं होगा। नेवर कैच फायर ये भी गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कैच फायर कैच ना करे। भाई इग्निशन टेम्परेचर है और थोड़ा ज्यादा है, हाई है। लो रहेगा तो मिनिमम टेम्परेचर का मतलब हुआ तुरंत आग लगेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर है फौरन आग लग गई। लेकिन अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई है तो आपको बहुत वक्त लगेगा इसको हीट देने में, और हीट देते जाइए, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेट में इसमें आग लगेगी, पर आग लगेगी। तो नॉट कैचेस फायर इजली या कैच फायर थोड़ा डिले कर लीजिए आप, टाइम ज्यादा लगेगा, लेट से इसमें आग लगेगी। तो इग्निशन टेम्परेचर पर ये सवाल थे। चलिए आगे देखते हैं। द सब्सटेंस दैट गिव हीट एंड लाइट ऑन कंबशन इज कॉल्ड, इसको तो पता है फ्यूल कहते हैं भाई। फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस, मैं शुरू से बोल रहा हूं, वो सब्सटेंस जो कंबशन में जाने के बाद आपको हीट और लाइट दे। मेन हीट है, लाइट जरूरी नहीं है। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, आग लगेगी और उसके बाद हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। फ्लेम तो विजिबल पार्ट ऑफ फायर को कहते हैं। इग्निशन एक टेम्परेचर का नाम है, तो बाकी ऑप्शन है ही नहीं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूल में भी देखिए कंबस्टिबल सब्सटेंस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी है। तो फ्यूल तीनों है भाई, फ्यूल तीनों है। कंबस्टिबल सब्सटेंस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। अच्छा चलिए, सॉलिड के अंदर आपको अच्छे से पता है, हम लोग कोयला ले लेंगे। आगे चलिए, लकड़ी जलाते हैं हम लोग, पेपर जलाते हैं हम लोग, जलने को तो मैच स्टिक भी जलती है। तो हर वो सॉलिड जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, चाहे वो पेपर हो, लकड़ी हो, कोयला हो और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मैच स्टिक हो, इस तरह से वैक्स कैंडल हो, ये सब सॉलिड हो गए। अच्छा लिक्विड में है, ये लिक्विड के अंदर आपको पता है पेट्रोल होता है, गैसोलीन, डीजल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, इनको हम लोग बॉन्ड करते हैं। एल्कोहल वगैरह भी होता है, स्पिरिट जिसको कहते हैं। गैस में आइए, एक तो सीएनजी आपको पहले ही पता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, मेनली मीथेन होता है, मार्सी गैस, मीथेन, फॉर्मूला है CH4, मीथेन। अच्छा पेट्रोलियम गैस भी होता है, LPG कह सकते हैं, बायोगैस हो सकता है, कोल गैस भी होता है, हाइड्रोजन गैस भी होता है। तो कहने का मकसद ये है कि फ्यूल तीनों रूप में पाए जाते हैं। चलो यहीं पे एक मोटा मोटी तुमको अंदाजा बताते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे कम टेम्परेचर इन जनरल गैस का होता है। इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम गैस का, गैस से ज्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड वाले फ्यूल का, इन जनरल बता रहा हूं, और ज्यादा टेम्परेचर होगा सॉलिड फ्यूल का। सॉलिड को बर्न करना थोड़ा मुश्किल है गैस के मुकाबले, गैस में आग तुरंत लगेगी, जैसे LPG और CNG में आग तुरंत पकड़ता है, उसके मुकाबले आप कोयला, लकड़ी, पेपर को थोड़ा लेट में जलाएंगे। तो ये एक जनरल आइडिया है कि हम सॉलिड को थोड़ा लेट में आग मतलब बर्निंग रिएक्शन करेगा, गैस फौरन रिएक्शन कर लेगा।
तो जहां पे क्लासिफिकेशन है वहीं पे इन जनरल आइडिया दे दिया मैंने। क्योंकि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि फ्यूल जो होता है, फ्यूल जो फ्लेम की डिफिनेशन भी है कि फ्यूल किसी भी स्टेट में हो पहले वेपोराइज होगा। फ्यूल पहले वेपोराइज होते हैं, वेपर फेज में जाते हैं, उसके बाद उसमें आग लगती है तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो भाई जो पहले से गैस है इसको वेपोराइज होने की क्या जरूरत? लिक्विड को भले बॉइलिंग पॉइंट तक दोगे हीट, तब ये वेपोराइज होगा, फिर कंबशन करेगा। इसको भी बॉयल करना होगा, पहले इसको मेल्ट करना होगा, मेल्ट से फिर बॉइलिंग करना होगा, या अगर लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा है डायरेक्ट सब्लिमेशन करना होगा, सॉलिड हीट लेकर डायरेक्ट वेपर फेज या गैस फेज में चला जाएगा। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है वेपोराइज करने के लिए, यहाँ रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम, यहाँ जरूरत ही नहीं, यहाँ कम टेम्परेचर पर आग लगेगा। चलिए सवाल तो ये था, तो भाई इसका जवाब हम दे देते हैं। ऑल ऑफ दिस फ्यूल में भी सॉलिड लिक्विड गैस सब तीनों स्टेट में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। देखिए कंबशन दो टाइप के होते हैं, रिजल्ट जवाब तो दे देंगे हम। कंबशन दो टाइप के होते हैं और ये ऑक्सीजन के अमाउंट पर बताया गया है। वैसे कंबशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है, वो मैं शुरू में डिस्कस कर चुका पहले सवाल पे, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन। अब मैं बात कर रहा हूं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट एक्सेस में है तो इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। अच्छा, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट उतना नहीं है जितना चाहिए तो कहेंगे पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन। पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन। अब जरा देखो कंप्लीट कंबशन क्या है। फ्यूल के अंदर ये मानकर हम चल रहे हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन गैस को अगर आप छोड़ दें तो जितने फ्यूल हैं सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन तकरीबन सारे फ्यूल में है, चाहे फ्यूल सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। कोयला के अंदर कार्बन, और भी दूसरे सब्सटेंस है बट कार्बन है। लकड़ी, पेपर, वैक्स या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एल्कोहल, या उधर जाइए मीथेन, फॉर्मूला लिखा था CH4, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आगे बात करेंगे, ब्यूटेन होता है, C4H10 कार्बन होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है हाइड्रोजन गैस को खाली छोड़ दें तो सारे फ्यूल के अंदर कंबस्टिबल सब्सटेंस में कार्बन होते हैं। तो मैं कार्बन को ही कंसीडर कर रहा हूं। अगर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है तो इग्निशन टेम्परेचर देने के बाद जब ये कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होता है तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। गर्म गैस है, एसिडिक नेचर की होती है और ये आग बुझाने में भी काम आती है। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत अच्छा है ये, साथ में इसका नेचर है कि ये गर्म करता है, हीटिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, प्लस हीट तो खैर रिलीज होगा ही होगा। तो कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन चाहिए एक्सेस में। देखो ना, एक कार्बन को दो ऑक्सीजन एटम चाहिए, दो ऑक्सीजन एटम या एक ऑक्सीजन गैस, ये O2 को ऑक्सीजन गैस कहेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और अगर अकेला O होगा तो ऑक्सीजन एटम। तो दो पीस ऑक्सीजन एटम चाहिए एक पीस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए कंप्लीट कंबशन में। अगर यही चीज हम लोग देखें पार्शियल या इनकम्प्लीट में, सेम फ्यूल था जिसमें कार्बन मौजूद था, ऑक्सीजन गैस हम लेकर आए, मगर ये ऑक्सीजन गैस लिमिटेड है, कम अमाउंट में है। आपने सप्लाई ऑक्सीजन की कम रखी है, तब ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यानी एक कार्बन को एक ऑक्सीजन ही कंबाइन करेगा। तो अगर यहां ऑक्सीजन दो है तो बैलेंस करने के लिए यहां दो पीस कार्बन आएगा, दो पीस कार्बन, दो पीस ऑक्सीजन, दो पीस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। साथ में यहां भी हीट निकलेगी लेकिन उतनी हीट नहीं निकलेगी, उसके मुकाबले पार्शियल में हीट कम निकलती है।
अगर मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं मिसाल दूं कि यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं लिख देता हूं, एग्जांपल है कि अगर इस हीट की वैल्यू आपने 50,000 किलो जूल पर मोल माना है, एक मोल कार्बन को बर्न करेंगे तो 50,000 किलो जूल निकलेगा, तो यहां पर जो हीट का अमाउंट आ रहा है वो आएगा, उसको कंपेयर करते वक्त मैं लिख रहा हूं 20,000। ये सिर्फ दिखलाने के लिए बताया कि देखिए हीट कम निकलती है पर मोल, पर मोल। यहां पर हीट ज्यादा, वहां पे हीट कम। तो इन जनरल आप जानिए कंप्लीट में हीट ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, और निकलने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहां जो गैस रिलीज हुई है इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये पॉइजनस नेचर की इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी और आप उसको इनहेल कर लीजिएगा तो सफोकेशन शुरू हो जाएगा। यानी हमारे जिस्म के अंदर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन गैस जा रहा है और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। अब कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, फिर वो हीमोग्लोबिन, ब्लड तो कनेक्टेड टिश्यू है ना, पूरा फ्लो कर रहा है, तो वो जहां जहां जा रहा है, जहां देख रहा है, जिस टिश्यू में, जिस सेल में ऑक्सीजन कम है वहां ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहा है। मगर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे जिस्म के अंदर जा रहा है तो वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को रोकता है, ऑक्सीजन को जुड़ने ही नहीं देता है, जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खुद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ। इसीलिए हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट स्लो हो जाता है, स्टार्टेड हो जाता है, या यूं समझिए आपके इर्रेगुलर हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान को सफोकेशन का शिकार होना पड़ता है। वोमिटिंग आ सकता है, चक्कर आ सकता है, और बहुत देर तक अगर ये ऑक्सीजन की कमी आपके जिस्म के अंदर रही तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पॉइजनस बोला गया है, सफोकेशन की वजह से। अच्छा, ऑक्सीजन को आप लिमिट कैसे करेंगे? तो भाई रूम को बंद कर दीजिए, बाहर के एटमॉस्फेयर को, ऑक्सीजन को अंदर आने ही मत दीजिए, या एक लिमिटेड सोर्स लगा दीजिए, चैम्बर उम्बर ऐसा बना दीजिए जिसमें बाहर से ऑक्सीजन गैस अंदर नहीं आ पाएगी, और यहाँ पे फ्यूल ज्यादा अमाउंट में है, उसके कंपेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया है। तो फ्यूल के रेस्पेक्ट में हमेशा बात करेंगे ऑक्सीजन कितना है, फ्यूल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ फ्यूल के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन कम है इसलिए लिमिटेड है। तो अक्सर जब रूम को आप बंद कर दीजिएगा तो बाहर की एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को आप अंदर लेकर नहीं आ रहे हैं। तो यही कहा गया है विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो देखिए जवाब सुनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सही बात है, आंसर ए हो गया, फॉर्मूला है CO। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कोल गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक्चुअली नाइट्रोजन ऑक्साइड से ज्यादा बेहतर है मैं इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड कहूँ, क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मूला है NO। ये भी नहीं होगा खैर। कोल गैस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोल गैस बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैस है। कोल गैस एक सिंगल गैस को कहते ही नहीं है। कोल गैस के अंदर मीथेन होता है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होते हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस होता है। अच्छा, ज्यादातर तो यही तीनों होते हैं, ज्यादातर तो यही तीनों होते हैं, मगर कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वेपर, वेपर का मतलब H2O गैसियस स्टेट में है, H2O गैसियस स्टेट में है, इसको आप स्टीम कहो, वेपर कहो, स्टीम कहो, वेपर कहो, और साथ में ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी पाया जाता है। ये पाए जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर और नाइट्रिक ऑक्साइड। इनकी तादाद या अमाउंट या परसेंटेज बहुत कम होता है, 90% इन तीन गैसों का कंट्रीब्यूशन है कोल गैस के अंदर। तो कोल गैस एक इंडिविजुअल गैस है ही नहीं, तो अगर सिर्फ कार्बन रहा
और उसको बॉन्ड कर रहे हैं तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कुछ और निकलेगा ही नहीं। या इनकम्प्लीट रहा तो कार्बन मोनो निकलेगा। ये मीथेन कैसे बनेगा भाई? नहीं बन सकता। ये नाइट्रिक कैसे बनेगा भाई? इसका मतलब उस फ्यूल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब होने चाहिए। तो आप इन जनरल मान के चलें कि हम लोग इंडिविजुअल गैस को ही कंप्लीट और इनकम्प्लीट पर पढ़ रहे हैं। इनकम्प्लीट पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कंप्लीट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए जवाब मिल गया तो अब आगे चलते हैं। देखिए सवाल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। देखिए कोयला के अंदर कार्बन होता है और भी चीजें होती हैं, बट मैं मेजर पार्ट कार्बन का ले रहा हूं। रूम को आपने क्लोज कर दिया तो ऑक्सीजन को आपने लिमिट कर दिया, तो जब लिमिटेड अमाउंट हो गया तो पार्शियल और इनकम्प्लीट कंबशन हो गया। इनकम्प्लीट कंबशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। 9 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अभी पढ़ाया। यहां आते हैं, द बर्निंग ऑफ चारकोल, ये भी तो एक कोयले का ही रूप है भाई। कोई भी फ्यूल हो, क्लोज्ड रूम आ गया, क्लोज्ड रूम, ऑक्सीजन लिमिटेड हो गया। किसी भी फ्यूल को जिसके अंदर कार्बन पहले से मौजूद है, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। अभी डिस्कस किया है मैंने। ये भी देखिए दो अलग अलग साल आए, 11-12 में पूछा गया, 12-13 में पूछा गया। एक बार कोल के नाम पर, एक बार चारकोल के नाम पर। मैं कह रहा हूं किसी भी फ्यूल के नाम पर पूछे, कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट पार्शियल, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो पॉइजनस नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी या सिंपल एलपी और उसके बाद गैस इज यूज्ड इन इंडियन होम्स इन अ मिक्सचर ऑफ। देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है आपका एलपीजी पेट्रोलियम गैस है, इसके अंदर मेजर पार्ट जो है वो ब्यूटेन का है। ब्यूटेन एक गैस है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। फॉर्मूला भी जाने, कार्बन 4, हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज्यादा, 4 दूनी 8, 2 ज्यादा 10। ब्यूटेन ये मेजर है, ज्यादातर यही पाए जाएंगे, मगर कुछ और भी गैसेस हैं जो मिक्स किए गए हैं, उसमें प्रोपेन भी आता है, प्रोपेन भी आता है। यानी मेजर ये है, माइनर ये है। अच्छा मैं आगे लिखूंगा, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3। अब देखो कार्बन जितना होगा, हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा, 3 का 2 गुना 6, 2 ज्यादा करोगे तो 8, और साथ में और कम, बहुत ही कम मात्रा में इथेन भी होता है। यानी अगर सही बात पूछी जाए तो एलपीजी में 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, इथेन C2H 2 गुने से 2 ज्यादा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब मैं समझाने के लिए परसेंटेज लिख रहा हूं। ब्यूटेन का परसेंटेज लगभग 90%, लगभग। इस प्रोपेन का लगभग 7%, और ये है 2.5 या 3%। चलो इसको 2.5 या 2 चलो 5 ही लिख लेते हैं, 2.5%। आप देखें सारे 99% हो गया, 90 और 7 97 और 2 99.5 99.5% आ गया। ये मेनली रहते हैं, ये दोनों माइनर है, इसको आप वेरी माइनर भी कह सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में भाई, 2.5% कुछ नहीं है। मेजर कंपोनेंट ब्यूटेन है। अच्छा ब्यूटेन को भी समझा रहा हूं। ब्यूटेन भी 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता है नॉर्मल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन के आइसोमर हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। हैं दोनों के दोनों ब्यूटेन ही, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अच्छा नॉर्मल ब्यूटेन को समटाइम्स एन ब्यूटेन भी कहते हैं, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। तो इन्हीं दोनों का मिक्सचर 90% होता है, ये अकेले 7%, ये अकेले 2.5%, और ये सब कलरलेस और ओडोरलेस थे। दीज आर कलरलेस, साथ में कोई स्मेल नहीं होती है, ओडोरलेस।
तो एक्सीडेंट होने का डर था कि आपका जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें अगर यही सारी गैसेस हैं और सारी गैस में से कोई भी अगर गैस लीक हो रही है तो ना उसका स्मेल है ना उसका कलर है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और ये गैस मैंने पहले बोला इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, आसपास के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सिलेंडर के बाहर आग लग सकती है। और हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है किचन के अंदर, तो हमें प्रिकॉशन लेके चलना है, गैस लीक हो तो हमें पता चले। इसीलिए लगभग 0.5%, आधा परसेंट इसमें मिक्स किया जाता है जो पेट्रोलियम गैस नहीं है। सिर्फ एक्सीडेंट से बचने के लिए इसमें इथाइल मरकप्टेन ऐड किया जाता है, इथाइल मरकप्टेन या मिथाइल मरकप्टेन। फॉर्मूला है C2H5SH, इथाइल मरकप्टेन। चलिए फॉर्मूले में जाइए, नाम पे जाइए, इथाइल मरकप्टेन। ये क्या करता है, ये स्मेल देता है। तो जो आपके सिलेंडर घरों में होते हैं और वो जब लीक होता है तो आपको जो उसकी महक सुहाई देती है, जो उसकी स्मेल आप फील करते हैं, वो स्मेल इसी केमिकल की वजह से है, जिसका परसेंटेज लगभग 0.5 होता है, 0.5%। तो इस तरह से 100% में, तो पूरे 100% में अकेले 90% ब्यूटेन, बाकी रिमेनिंग में ये सब। ये पेट्रोलियम गैस नहीं है, पेट्रोलियम गैस सिर्फ ऊपर के तीनों है। लेकिन एक्सीडेंट से बचाने के लिए इथाइल मरकप्टेन या मिथाइल, समटाइम्स मिथाइल भी, मिथाइल इथाइल मरकप्टेन, मरकप्टेन याद रखिए, मरकप्टेन यूज किया जाता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। और ये एक स्पेसिफिक स्मेल का होता है जिसकी वजह से घर के अंदर जो गैस लीक हो रही है वो आइडेंटिफाई कर ली जाती है। अब आते हैं हम ऑप्शन की तरफ। इतना डिस्कस करने के बाद, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड इन इंडियन होम इज अ मिक्सचर ऑफ, मीथेन तो है नहीं भाई, जानो मीथेन सीएनजी बनाता है, नेचुरल गैस का नाम है। एक है पेट्रोलियम गैस, चलो यहीं पर हम डिस्कस करें। दूसरा गैस जो है वो नेचुरल गैस है, एनजी, नेचुरल गैस। पेट्रोलियम गैस पीजी। अच्छा, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, पेट्रोलियम को लिक्विफाइड किया जाता है। तो सीएनजी का एग्जाम्पल है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला है एक कार्बन, अब एक का दुगुना दो, दो में दो जोड़ेंगे चार, यही हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन, अल्कीन आगे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। मीथेन, मार्सी गैस भी कहते हैं इसको, मार्सी गैस, मीथेन, सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। तो भाई मीथेन तो पेट्रोलियम गैस है ही नहीं, तो मीथेन तो आप पहले काट दो। अब आया प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ब्यूटेन तो है, यहां पर भी ब्यूटेन है, ब्यूटेन के साथ यहां इथेन है, ब्यूटेन के साथ यहां प्रोपेन है। वैसे होते तो दोनों है, आपने दोनों लिखवाया है सर, प्रोपेन भी और इथेन भी, बट अब यहां आप प्रीफर करो 7%, 2.5%, यानी ये, यानी मेनली यही दोनों, मेजर माइनर, ये तो बहुत ही माइनर है, और ये तो सिर्फ प्रिकॉशन के लिए लगाया गया है कि एक्सीडेंट ना हो। तो एलपीजी बेसिकली ब्यूटेन का है। अगर दो ऑप्शन आवे तो ब्यूटेन के साथ प्रोपेन, जब तक तीन नहीं आवे इथेन तक नहीं जाएंगे। इथेन बहुत कम होता है तो जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। वैसे भी 5% से कम वाले को कंसीडर नहीं किया जाता है, 5% से ऊपर वाले को किया जाता है। और अगर इन दोनों में से दोनों ऑप्शन होता और अलग अलग होता, एक जगह ब्यूटेन होता है, एक जगह प्रोपेन, ब्यूटेन को मारेंगे। यानी परसेंटेज के हिसाब से आप प्रीफर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी। अब देखिए अलग अलग दे दिया, मीथेन, मीथेन थोड़ी पाया जाता है एलपीजी में, मीथेन तो सीएनजी में पाया जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। हेक्सेन तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। प्रोपेन और ब्यूटेन, भाई ये 7%, ये 90%। गिव प्रेफरेंस टू, और बोल भी रहा है मेन, मेन गैस कौन सा है वो खुद जानता है कि एलपीजी मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर मेन कंपोनेंट कौन है, ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए यहां पे दो क्वेश्चन आया है 20-21 में और 16-17 में। नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, और अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जनरली एक्सप्रेस्ड।
तो कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल इफिशियंसी जो होती है, कैलोरीफिक वैल्यू शॉर्ट में CV लिख रहे हैं, या इसी को हम कहते हैं फ्यूल की इफिशियंसी। फ्यूल की इफिशियंसी इसमें होता है अमाउंट ऑफ हीट और वो हीट होना चाहिए किलो जूल यूनिट में। हीट की यूनिट जूल है, मगर बहुत बड़ा अमाउंट होता है जूल का, इसलिए किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन वन किलोग्राम फ्यूल, यानी जब आप 1 किलोग्राम फ्यूल को ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कितना किलो जूल हीट ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल इफिशियंसी कहेंगे उस फ्यूल का। यानी मोटी मोटी बात यह है कि फ्यूल इफिशियंसी यानी फ्यूल की ताकत या कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो कितना हीट प्रोड्यूस किया है और फ्यूल का मास जितना था। अब देखो यूनिट यहीं से निकलेगा, हीट को मैं बोल रहा हूं किलो जूल में एक्सप्रेस करने को और डिवाइड बाय मास किलो ग्राम में, यानी 1 किलोग्राम कितना किलो जूल हीट प्रोड्यूस करेगा, इसी को तो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। तो पहला यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम। 12वें में पहला ही आंसर सही है, 12वें क्वेश्चन के अंदर जो पहला ऑप्शन दिया है यही सही है। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम। न्यूटन तो भाई फोर्स का होता है, ये तो हुआ नहीं। मीटर पर सेकेंड आपने पढ़ा होगा स्पीड का है या वेलोसिटी का है, फिजिक्स की चीज है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यूनिट वाइज दोनों सेम है। पास्कल तो प्रेशर का होता है, ये तो प्रेशर के यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट न्यूटन था। अगले वाले में आते हैं, जूल, सिर्फ जूल जो होगा वो हीट का यूनिट है, ये सिर्फ हीट का है। किलो जूल भी एक तरह से हीट का है, बस किलो में कर दिया गया है। कैलोरीज पर ग्राम, एक्चुअली देखो क्या है, ये हीट है और ये मास है, लेकिन कैलोरी और ग्राम में नहीं, किलो जूल पर किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। कैलोरी भी हीट का यूनिट है, मास का यूनिट ग्राम भी है, मगर कैलोरीज पर ग्राम सही जवाब नहीं है, किलो जूल पर किलोग्राम सही जवाब है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का ये फॉर्मूला है निकालने का, अगर आपको कभी निकालना पड़े तो आप हीट बाय मास कर लीजिएगा कि 1 किलोग्राम फ्यूल कितना किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है, वही उस फ्यूल की इफिशियंसी है, कैलोरीफिक वैल्यू। और एनसीईआरटी बुक में पूरा चार्ट दिया हुआ है और आपको वो चार्ट याद होना चाहिए। चलिए उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट। देखिए आ गई बात, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, और मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं फ्यूल, और ये मानकर चल रहे हैं कि जब ये फ्यूल 1 किलोग्राम था और कंप्लीट कंबशन किया गया तो यहां पर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आई है, जो बेसिकली आपको पता है किलो जूल में हीट निकला होगा 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर। तो यूनिट आप पहले ही लिख दिया। अब देखिए सब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूंगा। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो चार्ट है उसके हिसाब से गाय का गोबर जो है, काउ डंग केक, जब 1 किलोग्राम, ये गाय का गोबर यानी गोईठा जिससे बनाते हैं, उसको जब आप जलाते हैं और कंप्लीट कंबशन ये करता है तो रेंज है भाई 6000 से लेकर 8000 तक किलो जूल हीट निकलेगी 1 किलोग्राम में। अच्छा, अगर हम लोग बात करें काउ डंग केक 6000 से 8000 है, उसके बाद है
वुड लकड़ी 17,000 से 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम। अब आइए अगला है हमारा कोयला, और ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। 25,000 से 33,000। कोयला भी कई टाइप के होते हैं। तो कोयला के बाद हम लोग आ रहे हैं बायोगैस। बायोगैस इसका होता है रेंज 35,000 से लेकर 40,000 तक। उसके बाद पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल, इन सब का 45,000 है। अब इधर लिख दे रहा हूं मैं फ्यूल, और आप मानिए कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट वही है किलो जूल पर किलोग्राम वाली। इसके बाद आता है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसको जब 1 किलो बॉन्ड करते हैं तो 50,000 किलो जूल, चलो यूनिट तो ऊपर लिख ही दिया कॉमन, 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आता है एलपीजी। सीएनजी से वैल्यू ज़्यादा होती है एलपीजी के हीट की, 55,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करेगा। और सबसे आखिर में सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू अगर किसी फ्यूल की है तो वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस 1 किलो जब बॉन्ड किया जाएगा तो 150,000 किलो जूल पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है, और ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया है, आपको ऐसे याद रखना है। तो देखिए डाटा पे ही सवाल पूछ लिया गया। सवाल जो है अब आ रहे हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट, यहाँ देखते हैं, वैसे तो 150 है लेकिन देख रहे हैं 1 2 3 4 10,000 बोल रहा है, नहीं भाई 50,000 बोल रहा है। 50,000 तो सीएनजी का था, सीएनजी का 50,000 आता था। 150, उसके बाद 30,000, यही है हाइड्रोजन का। 55,000 ये तो हुआ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है 55,000 एलपीजी का है। 55,000 एलपीजी का यूनिट वही है किलो जूल पर किलोग्राम। यूनिट को पहले ही मैंने कॉमन लिख दिया। अच्छा, ये 2019-20 में आया है। अब देखिए 18-19 में फिर ये सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड मे बी कंसीडर्ड एज बेस्ट फ्यूल बट इज हाईली इनफ्लेमेबल एंड डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो गैस को जनरली हम स्टोर करके मुश्किल से रख पाएंगे, लीकेज का प्रॉब्लम है। और जो गैस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो फौरन उसमें आग लग जाती है और फ्लेम के साथ आग लगती है, इसलिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो ये सब दिक्कत आ रही है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है इन सारे ऑप्शन में, देखिए हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। 1 किलो को बॉन्ड कीजिएगा 150,000 किलो जूल, यानी सीएनजी का लगभग 3 गुना, या एलपीजी का ही मोटा मोटी 3 गुना आप मान लें। 50,000 का 3 गुना होता है 150,000। तो हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है। ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, मीथेन और सीएनजी। एलपीजी तो आपने देख ही लिया 55,000। तो दोनों यहाँ डाटा पे बात हो गई है, यहाँ इन जनरल ऐसे ही नाम पे पढ़ लिया है, फ्यूल के नाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 ग्राम ऑफ कोल ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 1250 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल विल बी। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए दे रहा है और आपको दिया हुआ है 500 ग्राम कोयला है, कंप्लीट कंबशन के बाद उसने हीट प्रोड्यूस किया है। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, हीट बाय मास। यूनिट के हिसाब से हीट होना चाहिए किलो जूल के फॉर्मेट में और मास होना चाहिए किलोग्राम के फॉर्मेट में। अब जरा देखिए कैलोरीफिक वैल्यू निकालना था, तो क्या आपको हीट दिया हुआ है 1250 किलो जूल, सही बात है। तो 12,500 कह रहा था 12,500 किलो जूल, अच्छी बात है।
जरा देखो, क्या मास तुम्हें दिया हुआ है लेकिन किलोग्राम में नहीं दिया है, ग्राम में दिया है। क्या हम 1000 से डिवाइड करके निकाल ले? तो सर 1000 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000। 1000 से डिवाइड करते ही ये ग्राम से बन गया किलोग्राम। अब इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। 500, ये नीचे का 2 ऊपर जाएगा तो 12 का दुगुना हो गया 24 और ये 500 का हो गया 25, यानी 12,000 बन गया 25,000 किलो जूल पर किलोग्राम। 2 से मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आ गई 25,000 किलो जूल। 25,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन ए ही सही है। 12,500 गलत, 1,00,000 गलत, 1,000 गलत। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज मैक्सिमम हीट वैल्यू पर किलोग्राम। वही मैक्सिमम हीट का मतलब हुआ हीट किलो जूल में होगा। तो जरा देख लेते हैं, यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो रही है। वुड, पेट्रोल, कोल, मीथेन। तो पेट्रोल का अभी आपको मैंने पढ़ाया था 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू था। मीथेन सीएनजी होता है, इसका था 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कोयले में तो रेंज था 25,000 से 33,000 तक, लकड़ी में भी रेंज था 17 से 22। तो ये सब हुआ नहीं, बस याद के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 17,000 से लेकर 22,000 तक था किलो जूल पर किलोग्राम। और कोयला के अंदर हमें मालूम है 25,000 से 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो भाई यहाँ बोल रहा था मैक्सिमम कहाँ हीट है, तो 50, 45 सर 50। तो डाटा याद होगा, बन जाएगा। 9 और 10 में पूछा गया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A family consume 20 किलोग्राम ऑफ एलपीजी इन 25 डेज। अच्छा, 25 दिन में 20 किलो एलपीजी खर्च हो रहा है। कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द फैमिली पर डे, यानी वो फैमिली पर डे कितना कंज्यूम कर रही है ये निकालना है। कैलोरीफिक वैल्यू, सर एलपीजी का तो 50 ही है, एलपीजी का वैसे 55 है लेकिन उसने 50 किलो जूल दिया है। एलपीजी का वैसे 55 है, लेकिन चलिए यहाँ जो दिया है उस डाटा के हिसाब से बात कीजिए। एलपीजी का दिया है 50 किलो जूल, अब वहाँ होता है 55,000, ये 50 ही दिया है। जो दिया है बात उस पर करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं, ये 25 दिन को बाद में सोचेंगे, वो 25 दिन बाद में सोचेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि 20 किलोग्राम एलपीजी है और कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है हीट बाई मास। क्वेश्चन में इस बार अगर आप ध्यान दें तो कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है 50 किलो जूल पर किलोग्राम। हमको हीट नहीं पता है, एलपीजी का मास पता है 20 किलो। किलो से किलो माइनस कर, मतलब काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, इस 20 को उठा के उधर ले जाइए तो आपको हीट कैलकुलेट पता चल गया कि पूरा 20 किलोग्राम जलने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। 5 दूनी 10, उसके बाद 1 और 1 2 0, इतना किलो जूल हीट प्रोड्यूस हुआ है 25 दिन में। 25 दिन में ये 20 किलो खत्म हो गया। तो मैं कह रहा हूं 20 किलो एलपीजी ने टोटल हीट कितना दिया, तो 20 ने दिया 1000। इसीलिए हीट आपको पता चल गया। अच्छा, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको। अगर हम 20 किलो से डिवाइड करें इस हीट को अगर मास से डिवाइड करें तो वैल्यू आएगा 50 किलो जूल। तो इतना हीट 25 दिन में आया है, तो पर डे बोल रहा है, तो हीट कंज्यूम पर डे आ जाएगा जितनी हीट थी डिवाइड बाई जितना दिन था। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू होता है हीट पर मास या पर यूनिट मास या पर किलो, तो पर के लिए डिवाइड करते हैं, तो हीट पर मास के लिए हीट बाई मास है, हीट पर डे के लिए हीट बाई डे है। तो हीट आपका था 1000 और डे है 25 चौके 100, 40 किलो जूल पर डे आया। 40 किलो जूल, ये किलो जूल है और ये डे है।
40 जूल पर डे नहीं आया, पहला ऑप्शन गलत है भाई। 400 भी नहीं आया, 400 भी नहीं आया, 40 किलो जूल पर डे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। देखिए इग्निशन टेम्परेचर किसमें फौरन आग लगता है, ये है सवाल। तो CNG एक गैस है, पेट्रोल एक लिक्विड है, कोल एक सॉलिड है, डीजल लिक्विड है। ये दोनों लिक्विड थे, ये सॉलिड था, यही गैस है। इग्निशन टेम्परेचर शुरू में पढ़ाया है मैंने, फ्यूल को जब क्लासिफाई किया था कि फ्यूल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें बताया है मैंने कि जो सॉलिड होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, गैस का इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लोएस्ट, सबसे कम किसका है, जो गैस है उसका सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज अ मैच स्टिक टू कैच फायर व्हेन रब ऑन अ रफ सरफेस। मैच स्टिक को जब आप सरफेस पे रब करते हैं तो डायरेक्शन के लिए, शेप के लिए, हीट के लिए, फ्रिक्शन के लिए भाई, फ्रिक्शन होता है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से सरफेस पे जो रेड फास्फोरस था वो व्हाइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो व्हाइट फास्फोरस पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करवाता है, और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलता है। चलिए तो ये तो आसान क्वेश्चन था भाई, फ्रिक्शन के लिए रब किया गया है ताकि हीट प्रोड्यूस हो। आइए अगला सवाल, हेड ऑफ मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ। नहीं कुछ बोला है तो मॉडर्न मानकर चलेंगे, मॉडर्न मैच स्टिक का जो हेड होता है, ये है मान लीजिए मैच स्टिक, इसका जो ये हेड है, ये एक्चुअली बना हुआ है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। और वैसे बात तो यहां नहीं कहा है, लेकिन अगर मैं सरफेस की बात करूंगा, मान लीजिए मैच स्टिक का सरफेस है जिस पे रब करते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये सरफेस जो है, इस सरफेस पर है रेड फास्फोरस है, साथ में गिलास पीस कर रफ बनाने के लिए पाउडर्ड फॉर्म में है, और ग्लो वगैरह तो रहेंगे ही जिससे ये चिपकेगा, सेलुलोज वगैरह भी डाल दिया जाता है, सेलुलोज वगैरह भी होते हैं, ग्लो होते हैं। तो मेन इसमें गिलास पाउडर और रेड फास्फोरस होता है, और ये है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। देखो फ्यूल तो ये है, हेड सिर्फ दो चीजों का बना हुआ है, ये है फ्यूल और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है या सपोर्टर कहलाता है। सपोर्टर कहलाता है। होता क्या है वो सुनिए। सबसे पहले इसको जब इस पे रब करते हैं तो रब करने पे फ्रिक्शन से आवेगी एनर्जी लेकर क्या होगा, यानी मैं सिर्फ समझावेला बता रहा हूं, जब हमने रब किया फ्रिक्शन आया, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई और इस हीट ने रेड फास्फोरस को कन्वर्ट कर दिया व्हाइट फास्फोरस में, और व्हाइट फास्फोरस अगले स्टेप पे समझिए, ये सरफेस पे जब हम रब कर रहे हैं फ्रिक्शन आ रहा है, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट, और हीट ने रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस में टर्न कर दिया। व्हाइट फास्फोरस जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, शुरू में डिस्कस किया था, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ये तुरंत पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है। जब फॉर्मूला बना दूं तो ClO3, ये है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कौन लिखता पूरा नाम, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है और साथ में यहां से रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस जो इसने रिलीज करवाया,
इस ऑक्सीजन को एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो फ्यूल था, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये इस रिलीज किए हुए ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब इनमें बर्निंग होता है, यही है कंबशन, बर्निंग होता है, साथ में फ्लेम प्रोड्यूस होता है, हीट मैच स्टिक फ्लेम के साथ बॉन्ड होता है। तो ये है पूरी कहानी, मैच स्टिक फ्लेम के साथ बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड होने वाली जात का नाम है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और यहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट व्हाइट फास्फोरस से रिएक्शन करने के बाद ऐसा काम करता है, और व्हाइट फास्फोरस हीट पाकर रेड फास्फोरस व्हाइट में कन्वर्ट हुआ। तो ये था पूरा मैच स्टिक की कहानी। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल तो काफी आसान था, सिर्फ पूछा है हेड ऑफ मैच स्टिक, यानी इसकी बात कर रहा है, मेड अप ऑफ सल्फर फास्फोरस नहीं भाई, व्हाइट फास्फोरस ओनली नहीं भाई, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट। सही बात यह है, देखिए सल्फर के स्पेलिंग में पीएच भी चलता है, एफ भी चलता है, मैंने यहाँ एफ लिखा है, पीएच भी चलता है। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, यही दोनों का मिक्सचर हेड में होता है। रेड फास्फोरस ओनली, ये गलत है, रेड फास्फोरस यहाँ पे होता है, जो सरफेस रफ बनाया गया है, व्हाइट पाउडर प्लस रेड फास्फोरस वहां होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्सी गैस? ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। मार्सी गैस मीथेन को कहते हैं, मीथेन, CNG, मीथेन, फॉर्मूला CH4, यही आंसर सही है। प्रोपेन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, C3H, दुगुना करने पे 6 होगा, 2 जोड़ने पर 8 होगा। इथेन का फॉर्मूला है C2H6, दुगुना करने पे 4, 2 जोड़ेंगे। ब्यूटेन, ये तो LPG है, और एक्चुअली तीनों LPG है, मेन कंपोनेंट LPG का ये है। बाकी CNG को मीथेन से बना हुआ गैस है, मार्स गैस या मार्सी गैस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा जो होता है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो NaHCO3 होता है, इसीलिए नाम के एतबार से इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ही फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिख सकता हूं CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम की वैलेंसी यहां आ गई, इसकी यहां आ गई। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इस हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो अच्छा बाइकार्बोनेट ही ये है हाइड्रोजन, यानी ए और डी ऑप्शन सेम दिया है। इसी को आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहिए, इसी को आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। बाइकार्बोनेट का ही नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसीलिए हमने यहां पर भी बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा। तो खैर बेकिंग में सोडियम होता है भाई, कैल्शियम नहीं होता है, बेकिंग में सोडियम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो सही जवाब तो मुझे पहले ही पता था, बी। आगे बढ़िए। सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए ये तो याद रखना होगा आपको फॉर्मूला H2। अच्छा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस तरह का एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और देखते हैं ऑप्शन, बहुत सारी बात कह सकते हैं इसको। ऑयल ऑफ विट्रॉल है, 2020-21 में पूछा है। किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं इसको,
किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं इसको। और आते हैं ऑप्शन पे, वीक एसिड नहीं है। जितने भी खाने वाले एसिड हैं जो खाने में खट्टे लगते हैं उनको हम वीक एसिड कहते हैं। चलो, वीक एसिड के अंदर बेसिकली आता है, मैं बता दे रहा हूं, वीक एसिड के अंदर आता है सारे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हम खाते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, बहुत सारे हो सकते हैं। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, सही बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, याद रखना। 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HClO4 पर क्लोरिक एसिड कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 6 एसिड आप ध्यान में रखें, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। माइल्ड एसिड, देखो वीक एसिड को ही माइल्ड एसिड कहते हैं। माइल्ड के माने ही होते हैं कमजोर। मिनरल एसिड उस एसिड को कहते हैं जो नॉन ऑर्गेनिक होता है। जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब मिनरल हैं। तो जिसका सोर्स जमीन हो, जमीन के अंदर से हम मिनरल के फॉर्म में निकाले, मिनरल एसिड। इन जनरल हम लोग कहते हैं नॉन ऑर्गेनिक एसिड। नॉन ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक नहीं हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा प्रेफरेबल है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। वैसे मिनरल एसिड भी है जो कि इसमें ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन हो, इस एसिड में कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है। तो मिनरल एसिड नॉन ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें कार्बन होगा उसको ऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक की पहचान है जिसके फॉर्मूले में कार्बन हो उसको ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, जिसमें कार्बन नहीं हो उसको मिनरल एसिड कहेंगे। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब नॉन कार्बन एसिड, नॉन कार्बन एसिड, ये पहचानने का एक तरीका है। तो ये मिनरल एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, बट हम लोग यहाँ प्रेफर करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को। मिनरल एसिड में तो बहुत सारे आ जाएंगे। मिनरल एसिड के एग्जांपल में तो HF भी आ जाएगा। मिनरल एसिड ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो मिनरल एसिड हम बहुत सारे एसिड पढ़ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी आ जाएगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं तो ये भी आ जाएगा। सल्फर डाई सल्फर ट्राई भी आ जाएगा। फास्फोरस के ऑक्साइड आ जाएंगे, क्लोरीन के ऑक्साइड आ जाएंगे, सब मिनरल ऑक्साइड होते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ ये जानिए सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। द हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज, देखिए कैंडल के 3 जोन बनते हैं फ्लेम के। जो आउटर वाला होता है जहां से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं, वहां कंप्लीट कंबशन होता है, ब्लू कलर का फ्लेम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सबसे हॉटेस्ट यही होगा, कंप्लीट कंबशन की वजह से हीट सबसे ज्यादा निकलेगा। कंप्लीट कंबशन हुआ था, बताया था मैंने एक जगह, कंबशन के 2 टाइप, पार्शियल और कंप्लीट। कंप्लीट में हीट ज्यादा निकल रहा था और पार्शियल में कम निकल रहा था। तो हॉटेस्ट जोन कंप्लीट कंबशन वाला है, सबसे आउटर वाला है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और ब्लू कलर का फ्लेम आता है। रेड तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। येलो थोड़ा अंदर वाला है, जो सेकंड जोन आप कहिएगा, इंटरमीडिएट जोन, उसमें येलो कलर आता है। और ब्लैक सबसे इनर मोस्ट है, सबसे इनर मोस्ट, यहाँ कंबशन होता ही नहीं है। आप सिर्फ समझिए कि फिजिकल चेंजेस होता है, कार्बन के पार्टिकल जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं और बीमारी वगैरह हो जाता है, अस्थमा, कार्बन ब्लैक की वजह से। तो गैस के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Which gas comes out from the fire extinguisher to stop? इसको पहले डिस्कस कर लिया था मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने में सबसे अच्छा अगर कोई केमिकल है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फायर एक्सटिंग्विशर।
सल्फर डाइस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सपोर्टर है, ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है, बाकी ये अमोनिया गैस वगैरह नहीं। मेरे ख्याल से कंबशन एंड फ्लेम जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो एक चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 15 साल के क्वेश्चंस थे, तो आप देखिए मेनली सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन थे, जिसमें इग्निशन टेम्परेचर है, कैलोरीफिक वैल्यू है, फ्यूल की बात हो रही है, कंबशन की बात हो रही है, कंबशन के टाइप की बात हो रही है, कंप्लीट पर भी बात हुई, इनकम्प्लीट पर भी बात हुई, गैस के नेचर पर भी बात हुई, और एक दो फार्मूला था जिसमें बेकिंग सोडा आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। तो तकरीबन सारे टॉपिक हैं इसमें, तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए और ये सारे 15 ईयर्स के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो ये हमारे लास्ट ईयर के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, और टॉप रैंकर्स एक्चुअली है, सारे स्टूडेंट तो नहीं दिखलाए जा सकते थे, तो जो टॉप रैंकर्स हैं सिर्फ वो हमने दिखलाने की कोशिश की है यहाँ पे। बाकी होपफुली नेक्स्ट ईयर शायद आपकी तस्वीर को हम लोग डिस्कस कर रहे हों यहाँ, तो अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।